नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पांचवी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है खड़गे ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं बीजेपी के अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में अनिल पुसतकर जी जुड़ गए हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे हों, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, यानी कि काउंटडाउन तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो कुलबुलाहट नजर आती है। जी, देखिए जो ये पहले चरण का चुनाव है, 7 तारीख को मतदान है यहाँ और दूसरा चरण 17 तारीख को है जिसमें 70 सीटें हैं। ये पहले चरण के मतदान में 20 सीटें हैं और 20 में से अधिकांश जो है वो नक्सल प्रभावित है, घोर नक्सल प्रभावित है। और आज जहाँ गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे सुकमा, वो बहुत ही मतलब गुरु सीट है, बहुत सबसे बड़ी सीट है, बस्तर संभाग की सबसे बड़ी सीट है। कभी बस्तर को जो है जनरल नॉलेज में सवाल होता था कि केरल से बड़ा कौन सा जिला है, तो बस्तर जिला कहलाता था। उस बस्तर जिले का दक्षिणी छोर है एकदम जो सुकमा का है, कोंटा। तो सुकमा में जो है कोंटा विधानसभा के तहत आता है। यहाँ से कांग्रेस के बहुत लोकप्रिय हैं, आबकारी मंत्री हैं, उद्योग मंत्री भी रहे हैं। देखिए वो अपढ़ है, उन्होंने पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं, कवासी लकमा है, बहुत लोकप्रिय है। 5 बार चुनाव लड़े, 5 बार जीते, अभी तक अपराजित है। इनके चुनाव प्रचार के लिए आज यहाँ पे उनके साथ भूपेश बघेल भी हैं। और देखिए ये बस्तर की जो सीटें हैं, 12 की 12 सीटें जो है कांग्रेस के पास है, तो बस्तर को अपना गढ़ बचाना बहुत, कांग्रेस को अपना गढ़ बस्तर बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। अनुप्रतापपुर में भी जो है राहुल गांधी सभा कर चुके थे और कांग्रेस भी इस गढ़ को वापस छीनने के लिए, भाजपा भी इस गढ़ को वापस बिल्कुल छीनने के लिए पूरी अनिल जी, ताकत लगा ये रही कहा भी है। जाता है छत्तीसगढ़ के लिए कि जिसके हिस्से में बस्तर आया उसके हिस्से में पूरा छत्तीसगढ़ आया। जी, जी, जी। सरकार सरकार उसी की बस मतलब जी। सत्ता की जो कुंजी है, सत्ता की जो चाबी है, सत्ता का जो रास्ता है, वो बस्तर से होके निकलता है और इसलिए बस्तर में पूरी ताकत लगा रहे हैं। आज जो ये क्षेत्र है, ये सुकमा में आम सभा है, कोंटा विधानसभा का क्षेत्र है, बहुत कठिन है। वो कुछ हिस्से में आज भी जो है वो विकास नहीं पहुंच पाया है, इसमें कोई वो शक नहीं है। 15 साल चाहे रमन सिंह की सरकार रही हो, चाहे 5 साल भूपेश बघेल की सरकार रही हो, 5 गाँव में तो आज भी जो है 5 गाँव वालों ने तो बहिष्कार कर रखा है। उनका कहना है हमारे गाँव में तो सड़क तक नहीं है, विकास में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो हम वोट नहीं देंगे। 5 गाँव में वहाँ बहिष्कार भी है। लेकिन उसके बावजूद जो है इतनी बड़ी विधानसभा है और वहाँ पर कवासी लखमा लगातार जीतते रहे हैं और इस बार भी उनके खिलाफ नए प्रत्याशी हैं। तो ताकत तो पूरी बस्तर में कांग्रेस ने झोंक दी है। बस्तर जो है उसमें बस्तर की 12 और पहले चरण की 20 में से 19 सीट कांग्रेस के पास है। मात्र एक सीट पहले चरण की जो है राजनांदगांव, वो भाजपा के पास है, जिसपे डॉक्टर रमन सिंह चुनाव जीते थे। इस बार जो है बस्तर में असंतोष भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा कारण बना हुआ है। अंतागढ़ में उनके जो पूर्व विधायक अनूप नाग, उसकी उन्होंने टिकट काटी थी, तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बिल्कुल मैदान में है। बिल्कुल, बस्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जयपुर का रुख करते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी के लिए नामांकन कार्यक्रम रखा गया है। वाहन रैली के साथ दिया कुमारी नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगी। नामांकन से पहले प्रधान कार्यालय पर जनसभा आयोजित हो रही है। सांसद रामचरण बोरा, मालवीय नगर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी काली चरण चंद सर्राफ सहित बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक चावला ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ में जुड़ गए हैं, संवाददाता सहयोगी दीपक। दिया कुमारी का नामांकन दर्ज होना है और नामांकन से पहले जनसभा पहुंच चुकी हैं दिया कुमारी, और जो बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं उसमें आधी आबादी का बाहुल्य ज्यादा नजर आता है। देखिए बिल्कुल
दिया कुमारी अभी राजसमंद से सांसद है और फिलहाल विद्याधर नगर से प्रत्याशी बनाया गया एक बड़ा नाम है। जब भाजपा ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है वो उस पर खरी उतरी। इससे पहले सवाई माधोपुर से विधानसभा चुनाव जीता था, फिर उसके अगले चुनाव में उनको सांसद राजसमंद से बनाया गया, वहां पर चुनाव जीती और अब तीसरी बार उनको जयपुर के विद्याधर नगर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो कह सकते हो एक बड़ा नाम है और एक बड़ी रैली के साथ वो आज अपना नामांकन दाखिल करने पहुंची। हजारों की तादाद में एक वाहन रैली निकली, हजारों कार्यकर्ता उनके पीछे देखने को मिला। तो कह सकते हैं कि बड़ा जन समूह है जो है आशीर्वाद है वो उनको देखने को मिला। कालीचरण सर्राफ, सांसद रामचरण बोहरा सहित तमाम बीजेपी के जो नेता है वो उनके साथ मौजूद रहे और एक तरह से यूं कहे कि शक्ति प्रदर्शन करने का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। क्योंकि आज जो है नामांकन अब 6 तारीख जो है वो अंतिम तारीख है, तो मान सकते दिया कुमारी ने आज का दिन इसने चुना क्योंकि वो खुद महिला है। करवा चौथ का आज जो है अच्छा अवसर है और इस दौरान उन्होंने ये संदेश देना चाहा कि महिला भी जो है बहुत कुछ कर सकती है और ये संदेश उन्होंने दिया और महिला भी बड़ी तादाद में उनकी रैली में है। तो कह सकते हो कि दिया दीपक, अगर उनके नामांकन के दौरान पहुंचे हुए लोगों की बात की जाए तो बड़े चेहरों में कौन शामिल है? देखिए, जयपुर शहर के सांसद रामचरण बोहरा है, कालीचरण सर्राफ है, खुद मालीनगर के प्रत्याशी है और कई सारे प्रवक्ता है। ये दोनों ही चेहरे जो है बड़े नाम है। कालीचरण सर्राफ वसुंधरा राजे के गुट से माने जाते हैं, वो खुद दिया कुमारी के यहाँ पहुंचे हैं। तो कह सकते हो कि हर समाज को, हर जाति विशेष को लेकर वो वहां पर पहुंचे हैं और एक संदेश देने की कोशिश की है। जयपुर की विद्याधर नगर मैं कहूंगा जयपुर में सांगानेर के बाद अगर सबसे सेफ सीट अगर भाजपा की कोई है तो वो विद्याधर नगर है। सांगानेर को भाजपा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। सीधे रुक करेंगे गाजियाबाद का, जहां सब पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। को अन्य संस्थानों से अलग एक नई पहचान दिलाया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ जब मैं एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़े हुए, एकेटीयू से जुड़े हुए जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी जहां से आपका एफिलिएशन है, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए तमाम इंजीनियरिंग संस्थान बंद के कगार पर है, वहीं पर हम लोगों के सामने सिफारिश आती है कि काइट में एडमिशन हो जाए हमारा तो हम बहुत अच्छा रहता है। ये चीजें दिखती है कि समय के अनुरूप जो अपने आप को ले चलता है, समय से 2 कदम आगे बढ़ करके जिन लोगों ने अपने आप को तैयार किया है और समय की चुनौती के साथ जूझने क्या, जिसमें एक तमन्ना होती है, एक जज्बा होता है, वही न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है बल्कि जीवन में समाज को और देश को भी कुछ दे सकता है। या काइट परिवार की 25 वर्ष की यात्रा उसका एक प्रतीक है। सचमुच इसके लिए अतुल जी और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है कि उन्होंने शानदार तरीके से केवल एक कॉलेज और एक संस्थान नहीं खोला, बल्कि कॉलेज और संस्थान को भारत के योग्य नागरिकों की एक टीम, एक फौज खड़ी करने का एक मादा भी उन्होंने अपने अंदर तैयार किया और अपने सभी ट्रस्टीज को इसके लिए तैयार किया। आज उसका प्रतिफल हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। अभी मैंने विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, इससे पहले भी मैं एक बार पहले भी आया था, लेकिन उस समय एक राजनीतिक कार्यक्रम में आया था, चुनावी सभा में आया था। आज फिर मैंने जब यहां पर आया तो मैं एक वर्कशॉप में गया। याद करिए, आज से 25 वर्ष पहले केवल 3 डिग्री कोर्स के साथ काइट प्रारंभ हुआ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, और अब तो एक लंबी श्रृंखला न केवल एकेटीयू से एफिलिएटेड तमाम कोर्सेज यहां पर संचालित हो रहे हैं, बल्कि अभी मैंने देखा स्पेस साइंस में मुझे लगता है पहला संस्थान होगा प्रदेश का जहां पे स्पेस साइंस के बारे में भी एक नए पाठ्यक्रम के साथ संस्थान ने अपने आप को तैयार किया। रोबोटिक साइंस में, ड्रोन टेक्नोलॉजीज में डिग्री के पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए भी अपने आप को न केवल तैयार किया बल्कि उसको संचालित भी कर दिया। मैं बहुत पहले से एकेटीयू से इस बारे में कहता रहा हूं और मैंने स्वयं भी
AKTU टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति जी को इस बारे में कहा कि न्यू एज कोर्सेज को लेकर के हमें चलना होगा, क्योंकि अगर न्यू एज कोर्सेज नहीं आएंगे हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाएंगे। हमारे युवा कार्य की तलाश में भटकते रह जाएंगे। याद करिए, जिन लोगों ने ये इंजीनियरिंग संस्थान 5वें 6ठे दशक में स्थापित कर दिए थे। राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। 14 में से 12 सीटें झारखंड की जीती थी, आज 14 में से 4 सीटें भी जीतती नजर नहीं आ रही है। इसी के चलते अगला अरेस्ट वे हेमंत सोरेन साहब का करेंगे और झारखंड की रेस में अकेले ही भाजपा दौड़ेगी, अकेले ही जीतेगी, ये लक्ष्य है। इसके बाद बिहार के राज्य में जहां पर पिछली बार नीतीश कुमार के सहारे भाजपा 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ी थी, शानदार प्रदर्शन रखा था, 40 में से 39 सीटें जीती थी। उस राज्य में जब से नीतीश कुमार जी ने उनका दामन छोड़ा और आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई, तभी से ये योजना बन गई कि आरजेडी की टॉप लीडरशिप जो है उसे पकड़ के जेल में डालो। इसी श्रृंखला में अगला अरेस्ट आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का हो सकता, ताकि आरजेडी पूरी तरीके से बैठ जाए और बिहार में चुनाव लड़ने लायक ना रहे। रेस में अकेले भाजपा दौड़ेगी, अकेले जीत जाएगी। इसके बाद अगला राज्य जहां पर भाजपा की एजेंसियां अपनी दस्तक देने वाली हैं वो है वेस्ट बंगाल। बंगाल वो राज्य जहां पर भाजपा ने पूरे दमखम से राज्य का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, खूब पैसा भी खर्चा, समय भी लगाया, नेताओं को, बड़े से बड़े नेताओं को उतारा, लेकिन कुछ खास नहीं बना। और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस बेहतरीन मार्जिन के साथ विधानसभा की सीटें जीती और अपनी सरकार बनाई। तो वे समझ गए कि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना मुश्किल है। हराना मुश्किल है तो एक ही उपाय है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पकड़ के जेल में डालो। अगर उन्हें जेल में डाल देंगे तो बंगाल में हमारे लिए राह आसान हो जाएगी, अकेले रेस में भाजपा दौड़ेगी, अकेले रेस में भाजपा जीत जाएगी। तो अगला जो इनका दस्तक होगी झारखंड और बिहार के बाद वो बंगाल के राज्य में होगी, जहां 42 लोकसभा सीटें आती हैं, बड़ा राज्य है। इसके बाद दस्तक दी जाएगी केरला में, जहां पर विजयन साहब मुख्यमंत्री हैं। जब से सीपीएम की वहां सरकार बनी, पिनराई विजयन साहब मुख्यमंत्री बने, तब से उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और आलम कुछ इस कदर है कि केरल में 20 लोकसभा सीटें आती हैं, 20 में से एक भी सीट भाजपा की नहीं है। भाजपा अपना खाता खोलना चाहती है केरल में। खाता खोलने के लिए विजयन साहब को हराना और सीपीएम को केरल में हराना असंभव है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। आसान बस इतना है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को पकड़ के जेल में डालो, वो जेल जाएंगे तो पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी, पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी तो भाजपा की जीत निश्चित है। ये 4-5 मुख्य अरेस्ट करने के बाद अगली दस्तक जो भाजपा की एजेंसियां देंगी वो तमिलनाडु। तमिलनाडु फिर एक ऐसा राज्य जहां पर लोकसभा की 39 यानी कि 39 सीटें आती हैं, बड़ा राज्य है और इन 39 सीटों में से एक भी सीट भाजपा की नहीं है। तमिलनाडु में एक बड़ा राजनीतिक दल जो बीजेपी के साथ अलायंस में था, बीजेपी के साथ गठबंधन में था, AIADMK, वो भी बीजेपी का साथ छोड़ के चला गया। तमिलनाडु में भाजपा की हालत पतली है, तो तमिलनाडु में एंट्री करने के लिए, कुछ सीटें तमिलनाडु से लोकसभा की बटोरने के लिए, अपना खाता खोलने के लिए सबसे आसान काम है कि MK स्टालिन जो वहां के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके करीबियों को पकड़ के जेल में डालो
और आप देख ही रहे हैं कि कैसे उनके एक मंत्री सेंथिल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पकड़ के जेल में डाल दिया और नेताओं को अब बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। और एम के स्टालिन को, उनकी पार्टी को कमजोर करो ताकि वो तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ने के काबिल ना बचे। उसके बाद अगली दस्तक तेलंगाना में दी जाएगी, जहां पे फिर आने वाले राज्य का चुनाव और आने वाला राष्ट्रीय चुनाव दोनों भाजपा बुरी तरीके से हार रही है और वहां पर बीआरएस पार्टी बहुत मजबूत है। तो बीआरएस पार्टी को दौड़ से हटाने के लिए बीआरएस के शीर्ष नेतृत्व केसीआर और उनकी बेटा और बेटी को अरेस्ट करने की तैयारियां चल रही। इसी श्रृंखला में आखिरी दस्तक जो दी जाएगी वो महाराष्ट्र में दी जाएगी। महाराष्ट्र वो राज्य जहां पर भाजपा ने शिवसेना के साथ मिलकर और शिवसेना के भरोसे 2019 में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, बड़ी सीटें बटोरी, लेकिन जब से शिवसेना ने भाजपा का दामन छोड़ा, अपने रास्ते गई, तब से भाजपा वहां कमजोर हो गई। और आज जयपुर में सचिवालय स्थित लाइब्रेरी भवन की चौथी मंजिल पर आज शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बंद ऑफिस से धुआं आने पर सिक्योरिटी स्टाफ ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाया है। हालांकि जब तक आग कंट्रोल हुई तब तक ऑफिस में रखा फर्नीचर, कंप्यूटर और किताबें जलकर राख हो गई थी। इस ऑफिस में राजस्थान सरकार की ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया टीम काम करती है। आग की चपेट में आने से कई डिवाइस और सॉफ्टवेयर भी जलकर खाक हुए हैं। आग की सूचना मिलते ही सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा सचिवालय पहुंचे, साथ ही आधे घंटे तक सचिवालय में रुककर परिस्थितियों का जायजा भी लिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद आपको बता दें कि एफएसटी और एसएसटी का निरंतर चेकिंग अभियान जारी है। ग्वालियर के बाहरी और अंदरूनी चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर जिले के भीतरवार अनुभाग में 2 कार्रवाइयों के दौरान 18.5 लाख की नकदी बरामद की गई है। दोनों ही मामलों में ये रकम व्यापारियों से बरामद की गई। पहली कार्रवाई बेलगढ़ा थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर एसएसटी टीम ने एक ब्रेजा कार में सवार निर्मल सोनी नाम के मंडी कारोबारी के कब्जे से ये रकम बरामद की है। निर्मल सोनी शिवपुरी के मगरौनी का रहने वाला बताया जा रहा है। तो वहीं मारुति ब्रेजा कार में सवार होकर भितरवार की ओर आ रहा था, जहां चेकिंग के दौरान बेलगढ़ा पुलिस को कार से ये रकम बरामद हुई। इसी तरह एक अन्य कार्रवाई में 4.5 लाख रुपए की रकम एक अन्य कारोबारी से बरामद हुई है। दोनों ही मामलों में मौजूद अफसरों को कार सवार लोग इस रकम के स्रोत के बारे में सही तरीके से नहीं बता पाए। इसके बाद मामले को आयकर विभाग को सौंप दिया गया। गौरतलब ये भी है कि जिले भर में अभी तक एसएसटी टीम ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद कर ली है। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।